अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थों को पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है, जबकि भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थों को पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ 7 रंगों में लाल, नारंगी, पीला, नीला, जामुनी, बैगनी रंग में विभक्त हो जाता है। नमक और पानी के घोल को आसवन विधि द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में याद लोग करते हैं एएम टीएम, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में 4 जो है वो राज्य हैं। 4थी अनुसूची जिसमें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का उपबंध है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार निहित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में 6 तरह के अधिकार बताए गए हैं। इनमें से यहाँ पर आपका जो सही जवाब बनेगा, देखिए आपको कोई भी पेशा अपनाना है तो इसका आपको मूल अधिकार है। आपका भाषण की स्वतंत्रता है, ए और यहाँ बी दोनों सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। जबकि धर्म का पालन एवं प्रचार करना धर्म से संबंधित है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक बात करता है। इसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अनटचेबिलिटी का, तो यह आर्टिकल नंबर 17 है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया है। तो इसमें 6 तरह के जो है वो आपको अधिकार दिए गए हैं। तो उन्हीं 6 में से 2 ये आपका है, कोई पेशा अपनाना है या भाषण की स्वतंत्रता है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ट्रेन को एकीकृत प्रबंधन प्रमाणन जो है दिया गया है? तो IMS प्रमाणन जो दिया गया है, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। IMS प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली जो ट्रेन रही है वह हबीबगंज हजरत निज़ामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस रही है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा वाला जो है स्टेशन बनाया गया है। यानी यदि पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा वाला जो स्टेशन है, तो आप बताइएगा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला है आपका तथ्य कि जो फसाई है इसने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण जो है वो दिया है। नेक्स्ट है, राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अमृतसर में। जबकि हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चेन्नई में मद्रास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम हवाई अड्डा है। हाल ही में भारत की 48वें मुख्य जो न्यायाधीश हैं वह कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, NV रमन्ना। इसके अलावा आपका तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे, इनका नाम है हीरालाल जी कानिया। इसके अलावा 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये NV रमन्ना नियुक्त है। नंबर याद रखिएगा 48वें।
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही हैं? तो इनका नाम है फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, तो पहली महिला न्यायाधीश जो रही वो रही फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट की जो पहली महिला रही वो रही अन्ना चांडी। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही? तो लीला सेठ। जबकि मुख्य न्यायाधीश पहले कौन रहे? तो ये रहे पुरुष ही, इनका नाम है हीरालाल जीकानिया। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 ईस्वी में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सर्वाधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरा शक्ति का भी ह्रास होता है। ध्यान देना है कि पारिस्थितिका का जो जनक है इनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? एजी टांसले को। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर, सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, पवन वेग का। तो पवन के वेग का मात्रक एनीमोमीटर है। पानी की गहराई फेदोमीटर, प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर, जबकि उच्च ताप का मापन पायरोमीटर। जबकि सापेक्षिक आर्द्रता मात्रक हाइग्रोमीटर है। और गैस की दाब की जो माप का मात्रक यहाँ पर मैनोमीटर है। और वायुमंडलीय जो दाब है वह बैरोमीटर है। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि किस डिकेडल में रही है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1961 और 71 के बीच। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बनेगा। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 61-71 के बीच रहा। भारत में सबसे पहली जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से प्रारंभ हुई, जबकि दशकीय जनगणना यानी हर 10 साल पर जो आयोजित की जा रही है वर्ष 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1921 को जनसंख्या के महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर क्रांति, सही जवाब है ऑप्शन ए, जूट से। पीली या पीत क्रांति सरसों है। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक एवं रसायन उत्पादन, जबकि बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का जो प्रथम नवाब रहा है इसका नाम है शहादत खां। ऑप्शन बी सही जवाब है। अवध के पहले नवाब शहादत खां थे, जिन्होंने 1739 ईस्वी में अवध की नींव रखी। शहादत खां को बुहरान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। ध्यान रहे, सन 1739 ईस्वी में ईरान की शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा? ऑप्शन ए, सर वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक सर वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक अर्नेस्ट इंडिया में कहा। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तथा बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा।
विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939-45 से संबंधित रहा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन सी गैस बाहर नहीं निकलती है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ज्वालामुखी उद्गार के समय 80 से 90% जलवाष्प बाहर निकलता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हीलियम आदि गैसें निकलती हैं। जनवरी 2022 में टोंगा दक्षिणी प्रशांत महाद्वीप में एक विस्फोट हुआ था। इसके पहले फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही क्रम में चयन करना है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा किससे संबंधित रहा है। जैसे कि बंगाल में जो द्वैध शासन रहा है तो किसकी कार्यकाल से संबंधित रहा, आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 से संबंधित रहा है और दैट टाइम जो है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव रहेंगे। इसके बाद वारेन हेस्टिंग, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात की जा रही है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए जो है वो वारेन हेस्टिंग होंगे। जबकि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त के लिए जो है कार्नवालिस संबंधित हो जाएंगे। और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि अक्सर मिलान करने को भी आता है, तो वर्ष 1798 संबंधित है। और अस्थाई बंदोबस्त की यदि बात करोगे तो यह 1793 होगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है तो 1 का 1, ए का 1, 2, बी का 2 होगा और सी का जो है 4 हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख जो कारण था वह क्या था? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। तो नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की संघर्ष का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया जाना था। ध्यान देना है कि प्लासी का जो युद्ध रहा है वह 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है पेटागोनियो मरुस्थल का जो संबंध है वह किस कंट्री से है? पेटागोनियो मरुस्थल, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, यह जो लोकेटेड होगा यह अर्जेंटीना में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। और देशों के कुछ मरुस्थल हैं जैसे कि आटाकामा जो मरुस्थल है वह चिली का है, गर्मियों में अति शुष्क। गोबी जो मरुस्थल है वो चीन एवं मंगोलिया। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, जबकि काराको मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है कि इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात की जा रही है तो आर्टिकल 226 होगा। यहीं पर यदि सुप्रीम कोर्ट पूछता तो आर्टिकल 32 लगाते। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है आपका जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? जौनपुर नगर, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने चचेरे भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने कई नगरों की स्थापना की जैसे कि फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि। ध्यान रहे कि जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। विष्णुगुप्त को चाणक्य एवं कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है।
और ब्रह्मगुप्त को गुप्तकालीन प्रसिद्ध एवं गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। वहीं पर बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो याद रखिएगा बृहद्रथ। स्वराज शब्द का सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में जो है वो, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने जो है किस वर्ष में और कहाँ पर जो है आयोजित जो कांग्रेस का अधिवेशन रहा है उसमें स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1906 कोलकाता अधिवेशन। दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का उपयोग होम रूल के साथ किया गया था। वहीं पर दादा भाई नौरोजी आप पढ़ रहे 1906 कोलकाता अधिवेशन में किया पहली बार। और स्वराज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह स्वप्रशासन या स्वशासन है। स्वराज राज्यविहीन समाज की स्थापना करता है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से स्वराज शब्द ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है जीपीआरएस का पूर्ण रूप आपको बताना है। जीपीआरएस है, जीपीआरएस का जो पूर्ण रूप होगा फुल फॉर्म वह हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। हाल ही में किस राज्य ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग की रोकथाम बिल 2021 पारित किया है? ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड विधानसभा में मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग रोकथाम बिल 2021 में पारित किया गया है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है। इस बिल के तहत मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को चोट या मौत के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख तक के जुर्माने की भी सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद किस आईएनएस को सेवा मुक्त कर दिया गया है? सही जवाब बनेगा आईएनएस खुकरी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बिट आईएनएस खुकरी को 24 दिसंबर 2021 की विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस खुकरी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 23 अगस्त 1989 ईस्वी को बनाया था। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत 41 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त वो भी हो गया। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी। सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए मसूरी। तो मसूरी आप जानते ही होंगे, सिविल सर्विसेज वाले खासकर जो आईएएस होते हैं वहीं पर ट्रेनिंग होती, बाकी जो आईपीएस वगैरह हैदराबाद चले जाते हैं। तो ये मसूरी है, तो ये उत्तराखंड में है और ये पर्वतों की रानी है। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। बेंगलुरु भारत का बगीचा है। महलों का शहर कोलकाता है और नवाबों की नगरी लखनऊ है। सांस्कृतिक नगरी वाराणसी को कहा जाता है। आर्थिक नगरी बम्बई है। भारत का मैनचेस्टर, ध्यान दीजिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। वहीं पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। तो भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता तो अहमदाबाद लगाइएगा, उत्तर का कानपुर और दक्षिण का कोयम्बटूर है। तो दोस्तों इसी 25 प्रश्नों के साथ आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए कुछ परीक्षा स्पेशल नोट दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। प्रमुख स्थल दे रखे हैं। तो भीमबेटका, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पर? एमपी में है। लोथल है, तो यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यहाँ पर गोदीवाड़ा के साथ हाथी की दांत की प्राप्ति, यज्ञ कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। महदहा, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। हड्डी की निर्मित आभूषण भी जो है आपको महदहा से जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा बनावली, तो पक्की मिट्टी का बना हुआ हल जो है बनावली से मिला है। कच्छ गुजरात में स्थित उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था 3 भागों में विभक्त नगर है ये, और शैलकृत जलकुंड भी यहाँ पर है, तो वह धौलावीरा है। राजस्थान में स्थित जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिलते हैं,
तो जुते हुए खेत के साथ पूछा जाता है। शिवलिंग एवं भूकंप के जो प्रमाण है कहाँ से मिलते हैं, तो ये हड़प्पा कालीन स्थल है कालीबंगा। तो कालीबंगा आप जानते हो राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी नोट के साथ आपका सेट नंबर जो है तीसरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट नंबर है 4। पहला प्रश्न है कि लैमिनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। लैमिनेरिया एक समुद्री शैवाल है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, जबकि क्लोरीन का उपयोग कागज एवं कपड़े धुलाई और रंगाई में किया जाता है। वहीं पर फ्लोरीन का जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील गैस है। अगला प्रश्न सूची मिलान है। परियोजनाएं दे रखी हैं और किस राज्य से संबंधित यहाँ पर आपको बताना है। पहला दिया है उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना ये जो है आपकी गुजरात में होगी। और पतरातू थर्मल पावर परियोजना, इसका संबंध झारखंड से हो जाएगा। और माता टीला जो आपका परीक्षा वाणी स्पेशल जो कराया गया है, परीक्षा वाणी यूपी का, जिसमें कि 500 लगभग 550 प्रश्न जो है आपको एमसीक्यू का मास्टर वीडियो दिया गया है, वहाँ पर सभी के सभी तथ्य उत्तर प्रदेश से कवर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर कवर कीजिएगा। 2022 एडिशन है, बिल्कुल नया, और वहाँ पर पूरे के पूरे बुक का जो है एमसीक्यू कवर करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन यानी अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके, तो उस वीडियो को ज़रूर कवर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ग्राम समाज के पेपर में और सामान्य ज्ञान की पेपर, खासकर ग्राम समाज के पेपर में आप 25 जो प्रश्न आने हैं उसमें आप देखेंगे लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही होंगे। तो माता टीला परियोजना कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बेतवा नदी पर जानते हो। दाभोल पावर स्टेशन है, तो यह महाराष्ट्र होगा। और यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए, तो ए का 2 हो जाएगा, या ओ का 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है फान। तो फान एक स्थानीय पवन है, तो ये आपको बताना किस देश से पवन है स्थानीय। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा, यह स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। और भी कुछ स्थानीय पवनें दे रखी हैं और किस कंट्री से संबंधित हैं। तो फान स्विट्जरलैंड है, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड, विली विली ऑस्ट्रेलिया है, बुरान जो है ये रसिया की स्थानीय पवन है, चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, और हारमट्टन जो है ये सहारा मरुस्थल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर विश्व की जनजातियाँ हैं और आपको लोकेशन बताना है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला जैसे कि किर्गिज़ है, मध्य एशिया, बात सही है। मसाई जनजाति पश्चिम अफ्रीका में बताई जा रही है, जो कि गलत है, क्योंकि मसाई जो जनजाति है पश्चिम अफ्रीका में नहीं, बल्कि जो है आपका ये दक्षिण केन्या, ठीक है, दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर बी जो है आपका गलत है। इसके अलावा कुछ और जनजातियाँ हैं, जैसे कि बुशमैन है तो दक्षिण अफ्रीका है, माओरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, बद्दू जनजात अरब मरुस्थल में है, और बेद्या श्रीलंका में है। एस्किमो जो है ग्रीनलैंड और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। किर्गिजी आप पढ़ ही रहे हो, सब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। सही जवाब बनेगा वर्ष 1950, ऑप्शन सी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सबसे पहले वर्ष 1911 में कोलकाता में जो अधिवेशन रहा है उसमें गाया गया था सबसे पहले। जबकि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की और इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था, राष्ट्रगान बाद में 1911 में गाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें जो है आरक्षित हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो अब तो जो आपका 104th अमेंडमेंट भी हुआ है,
जिसमें कि 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए रही हैं तो वो अब हटा दी गई हैं। अभी अब पेट के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है ऐसे प्रश्न को। तो संविधान के अनुसार 550 ही होगा, लेकिन जानते हो अब जो दो बने हुए हैं, अब जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है उसमें से जो है अब काउंट नहीं होंगे, लेकिन 2024 तक बने रहेंगे। इसलिए शायद आंसर जो है आयोग ने 552 ही माना था। अकॉर्डिंग टू संविधान 550 ही मैक्सिमम होगा। तो आप लोग भी 552 ही लगाइएगा, फिर दोबारा कभी पूछा जाए तो। बाकी पीसीएस आयोग वाले तो 550 ही मानते हैं, लेकिन UPSSC वाले जो है 552 मानते, तो अपना अलग अलग इन लोगों का मानना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू संविधान जैसे कि 104th अमेंडमेंट हुआ तो संविधान के अनुसार 550 ही सीटें होंगी। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम जो सीटें हैं 552 है, और जो कि 2026 तक के लिए निश्चित की गई हैं। जिसमें 530 सीटें राज्यों के क्षेत्रों तथा 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आरक्षित की गई हैं तथा अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन समुदाय 104th अमेंडमेंट के अनुसार इसको हटा दिया गया है। तो आपको याद रखना है 550 ही सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि 20 सीटें जो आरक्षित हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा, 530 यहाँ दिया है, 520 दिया है, और वर्तमान में तो 543 है। तो देखो मैक्सिमम सीटें इतनी हो सकती हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। कम आप देखेंगे तो 543 ही हैं। आगे देखते हैं। अगला है आपका सिडबी की जो स्थापना हुई है वह कब हुई है। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा सिडबी की स्थापना, यानी क्या इसका उद्देश्य रहा है, यहाँ पर पूछा गया है। तो सिडबी का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, साथ ही स्थापना और साथ ही मुख्यालय वगैरह पूछा जाता है अक्सर। तो इसका जो उद्देश्य रहा है बेसिकली वो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बन जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को की गई। और इसका जो मुख्यालय है आप जानते हो ये शक्ति भवन जो लखनऊ इसी के आसपास है। यह देश में लघु उद्योगों की प्रोन्नति एवं व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रावधान वित्तीय संस्थान है, और इसका मुख्य कार्य जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जबकि वहीं पर नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, जबकि सिडबी का कहाँ है, लखनऊ में। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सत्य नहीं है अर्थात गलत है। पहला कथन दिया है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, तो इक़्तिदारी जो व्यवस्था है वह इल्तुतमिश की है, ना कि बलबन की, इसलिए बी यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बन जाएगा। इसके अलावा उसने नियामत खुदाई की सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और बलबन ने तुर्कान चहल गानी का प्रभाव जो है समाप्त किया था। तो ये सारी चीज़ें सही है, बी यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि इक़्तिदारी व्यवस्था इल्तुतमिश की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा विजय पाल शर्मा को, ऑप्शन सी। तो 2016 में इनको नियुक्त किया गया था, फिर इनको दोबारा नियुक्त कर लिया गया है, एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, और यह जनवरी 1965 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, और यह सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो MSP के संबंध में पूछा जाता है तो आपको बताना होगा CACP। सिफारिश कौन करेगा, CACP। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर है। तो सबसे अधिक महासागर में पाया जाता है, और उच्चतम जो पोषण स्तर है वह सर्वाहारी का होता है। अगला प्रश्न है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, कोलकाता।
स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता है, रैलियों का नगर दिल्ली है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। टोबैको सिटी ऑफ इंडिया है तो राजमुंदरी है। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य जो बना है वह हिमाचल प्रदेश है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन सी। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है और आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा आइसोपाइकनिक, ऑप्शन बी। इसके अलावा समान दाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोबार है। समान लवणता को दर्शाने वाली रेखा आइसोलाइन है और समान ताप को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म है। अगला प्रश्न है, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रंथि। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले जो अंग हैं ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन एवं प्रोटीन का स्राव संश्लेषण करती है। मनुष्य में 5 प्रमुख संवेदी अंग हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका, आमाशय आदि होते हैं। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, केवल और केवल एक बार। संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना में अभी तक कुल 1 बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन जो हुआ है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघवाद के तहत जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 85 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 85 तो एक आर्टिकल नंबर आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाने वाला है। खासकर मूल अधिकार जरूर पढ़ के जाइएगा, उन्हीं में से पूछ लेगा या तो फिर डीपीएसपी से। तो संसद के अधिवेशन को आहूत करना, यह दिया है प्रोविजन आर्टिकल 85। संसद के अधिवेशन की सत्रावसान है लोकसभा को भंग करना। ये सभी के सभी प्रोविज़न जो है आर्टिकल 85 में दिए गए हैं। जबकि आपका ज्वाइंट जो सेशन है, संयुक्त अधिवेशन, यह जो है आर्टिकल नंबर 108 से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पर थोड़ा देख लो, डिस्क्रिप्शन दिया है। सत्रावसान करता, लोकसभा को भंग करता, अनुच्छेद 118 के तहत राष्ट्रपति संसद की आहूत करता है। तो 118 नहीं 108 कर लो के तहत आहूत करता है, जबकि अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त अभ्याता। तो ये वाला सही है 118(4), लेकिन यहाँ पर 108 कर लो। 108 में दिया गया है ज्वाइंट सेशन, राष्ट्रपति कॉल करता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना है कि 2021 तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो यदि पूछा जाता है कि अभी तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार हुआ है, तो 3 बार, याद रखना 3 बार। और यहाँ पर थोड़ा त्रुटि है, इसको सही कर लीजिएगा, 108 करिएगा और 118 बिल्कुल सही है अध्यक्षता के लिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का जो सही क्रम नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। तो राष्ट्रपति के नाम दे रखे हैं और सही क्रम आपको मिलान करके बताना होगा। तो यह बेसिकली जो प्रश्न है आपका राष्ट्रपति के क्रम को पूछा गया है। तो सबसे पहले जो रहे हैं आपको मालूम होगा वो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, कि उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति बने राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन आए। तो दूसरा तो अपने आप यहाँ पर सही हो जा रहा है। इसके बाद बताया जा रहा फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीवा रेड्डी आए, फिर ज्ञान जैल सिंह रहे हैं। तो यह भी सही है। और प्रतिभा सिंह पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद वर्तमान में ही हैं, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका ज्ञान जैल सिंह के बाद अब्दुल कलाम आज़ाद को बताया जा रहा है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी को बताया जा रहा है। तो ये कहानी आपको समझ नहीं आई होगी, अपने आप में गलत है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, क्रम बिल्कुल गलत बताए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति का क्रम दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद, फिर दूसरे नंबर पर राधाकृष्णन रहे, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञान जैल सिंह रहे, आर के वेंकट रमन, शंकर दयाल,
शर्मा, KR नारायण रहे, PJ अब्दुल कलाम आए हैं, इसके बाद प्रतिभा पाटिल भी चुनाव में रही हैं, फिर पर जो है वो प्रणब मुखर्जी रहे हैं, फिर रामनाथ कोविंद आए। अब तो बात चल रही है द्रौपदी मुर्मू हैं, ये NDA के समर्थन के लिए, और दूसरी तरफ जो है यशवंत सिन्हा है। तो लड़ाई थोड़ी तगड़ी है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर विधायक और राज्यसभा सांसद प्लस सांसद जो होंगे ये भी जाएंगे, और दिल्ली पुदुचेरी के जो MLA होंगे वो भी जाएंगे इलेक्शन में। और जानते हो वहाँ पर वोटिंग जो सिस्टम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है आपका, बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा राजराज प्रथम, ऑप्शन ए। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी में जो है करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और यह किस शैली में निर्मित है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम पत्रिका का जो संपादन है वह किसने किया था? वंदे मातरम, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा वंदे मातरम, अरविंद घोष, ऑप्शन सी। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन श्री अरविंद घोष द्वारा वर्ष 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। वर्ष 1910 ईस्वी में अरविंद घोष ने पुदुचेरी में ओरबिले आश्रम की स्थापना की। अरविंद घोष की महत्वपूर्ण पुस्तकें लाइफ डिवाइन, एजे ऑन द गीता, माफ़ कीजिएगा एसे ऑन द गीता है, द प्रिंसिपल ऑफ द योगा है। हरिचंद मुखर्जी ने श्री अरविंद घोष को क्या कहा था? आधुनिक भारत की महान योगी। तो हरिचंद मुखर्जी ने अरविंद घोष को कहा आधुनिक भारत का महान योगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है, जो कि आप जानते हो, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, तो यह कैस्पियन सागर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। कैस्पियन सागर झील एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। बात आती सुपीरियर झील की, तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। टिटिकाका झील, तो यह विश्व की सबसे नौगम्य झील है, और वान जो झील है यह विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य दरि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सही जवाब बनेगा मुंडक उपनिषद से है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह जाबाल उपनिषद में मिलता है, और यम और नचिकेता का जो उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि 26वां जो हुनर हाट है वो कहाँ आयोजित हुआ था? 26वां हुनर हाट, सही जवाब होगा दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में 26वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किया है। 21 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल के विषय पर आधारित किया गया था। ध्यान देना है कि हुनर हाट जो है वो किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये मंत्रालय की पहल जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की इनिशिएटिव है हुनर हाट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, इनका नाम है संकेत महादेव सरगर, ऑप्शन ए। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 42 किलोग्राम वर्ग में भारत की झीली झाला बेहड़ा ने रजत पदक जीता है, और भारत ने 2021 जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन जो रहा है इस चैंपियनशिप में कुल 16 पदक जीते हैं, और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 1 पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? सही जवाब बनेगा, इनका नाम है अवनी लेखरा। एक्सक्यूज मी, हाँ, पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान अवनी लेखरा ने जीता है। यह पैरालंपिक 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने निशानेबाजी में 1 गोल्ड एवं कांस्य पदक जीता है।
अगला प्रश्न है BCC का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ईमेल। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। दुनिया का सबसे पहला ईमेल रे टॉमिल्सन के द्वारा सन 1971 ईस्वी में सबसे पहली बार भेजा गया था। इसे लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ध्यान देना है कि जो BCC इसका अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। तो सेट नंबर जो 4 रहा इसका 25 प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए कुछ स्पेशल नोट देते हैं, कवर करते हैं, इसके बाद सेट 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी सेट 4 रहा। चलिए, यहाँ पर दे रखा है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित जो प्रमुख इन्फॉर्मेशन है, आइए देखते हैं। तो प्रथम शिलालेख यानी पशुबल की निंदा तथा समस्त प्रजा मेरी संतान है, इसका उल्लेख अशोक के कौन सा शिलालेख रहा है? तो यह पहला शिलालेख रहा। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा शिलालेख में मिलता है। देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी यह उल्लेख जो है लघु शिलालेख में मिलता है। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख अशोक के 8वें शिलालेख में है। जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, इन सभी का जो उल्लेख है वह रोमनदेही शिलालेख में मिलता है। शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुए कलिंग की युद्ध का वर्णन यदि पूछा जाता है, कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के कौन सा शिलालेख से संबंधित है? तो यह 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है और अशोक की विजय का उल्लेख BC में मिलता है। इसके अलावा अशोक के 2 शिलालेखों दैट इज मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है। सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 7वां है। लधमानी एवं तक्षशिला अभिलेख आरमेयिक लिपि में है, जबकि सरकुना एवं कांधार अभिलेख द्विभाषिक लिपि में है। एररगुडी अभिलेख में लिपि का प्रयोग दाएं से बाएं किया जाता है, जबकि दुर्भिक्ष की जानकारी शोहगौरा अभिलेख में है। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम जो है वो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। महाक्षत्रप रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से एवं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। तो दोस्तों, इसी स्पेशल नोट के साथ सेट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है।